आइए सेशन को रेज्यूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहरा देती हूँ। उन्होंने ये पूछा है गौहर सिराज ने कि जब हम लिबरेशन की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो उसको किस हिसाब से देखा जाए, उसको किस हिसाब से डिफाइन किया जाए। सिर्फ औरतों की लिबरेशन आज़ादी नहीं, बल्कि आज़ादी आदमियों के लिए भी, पूरी कम्युनिटी के लिए भी। तो हिबा। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए लिबरेशन पर्सनली ये होगी कि एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस मुसलमानों की हिंदुस्तान में होनी चाहिए। वो जिस तरह से एग्जिस्ट करना चाहते हैं उस तरह से एग्जिस्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए। फिलहाल हम एक इस तरीके से ड्रेस करेंगे तो हमें रिग्रेसिव समझा जाएगा, इस तरीके से ड्रेस करेंगे तो हमें बोला जाएगा कि हम मुसलमान नहीं लग रहे हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको ये बोला जाए कि आप मुसलमान जैसे नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक जब एक फ्री एग्जिस्टेंस जब क्रिएट होगी तब हमारे पास फ्रीडम होगी डिग्निटी के साथ जीने की हिंदुस्तान में। और वो हिंदू मर्द और औरत दोनों के लिए ही होनी चाहिए। क्योंकि फिलहाल जो नैरेटिव चल रहा है वो ये कहता है कि मुसलमान औरतों को लिबरेट कराना है मुसलमान मर्दों से। तो ये जो है हमें आपस में ही डिवाइड करने की, वो ट्रिपल तलाक का जब इशू उठाया जाता है या फिर बुरखा एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन का जब इशू उठाया जाता है, तो मुसलमान मर्दों को डिमोनाइज किया जाता है। तो वो उसमें मकसद उनका ये नहीं है कि वो हमें बचा लेंगे या हमें लिबरेट कर देंगे सो टू से। उसमें ये है कि वो कम्युनिटी को ही अल्टीमेटली डिमोनाइज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ाई जब लड़ी जाएगी तो वो एक हमारी डिग्निटी के लिए ही लड़ी जाएगी कि हम अपनी बात खुद करेंगे, अपने मसले हम खुद सॉल्व करेंगे। आपको उसको नेशनल टेलीविजन पे डिबेट बनाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। जैसे हम लोग देखते हैं कि ट्रिपल तलाक का मसला हुआ और मतलब लोग सोच रहे थे कि अम, खुद कम्युनिटी अपने अंदर चेंज लाएगी, पर ये भी देखा गया कि कम्युनिटी नहीं लाई अपने अंदर चेंज, या कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड वो अब नहीं बदलाव लाए। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करा जाए। कम्युनिटी अपने अंदर में बदलाव, अब वो हमें खुद इस तरह के जो आपने ये मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल बनाया है, इस तरह के हमें ग्रुप्स की हम्म। बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर हम पब्लिक डोमेन में ये बात करेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा जैसे कि वी आर वॉशिंग अ डर्टी लिनन इन पब्लिक। तो हम क्योंकि हम्म। ऑलरेडी एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, तो अगर हम अपनी कमियों की बात उस तरह करेंगे तो वो उनको एक रीजन मिल जाएगा हमें और ऑप्रेस करने का, और ये कहने का कि हाँ ये वाकई में रिग्रेसिव कम्युनिटी है। जबकि हर कम्युनिटी रिग्रेसिव है। मैं ये नहीं कहूंगी कि रिलीजन रिग्रेसिव है या नहीं, वो लोगों का पर्सनल आउटलुक है। पर हर कम्युनिटी जरूर रिग्रेसिव है और इंडियन मुस्लिम की कम्युनिटी बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है। तो हमें ये सारी लड़ाइयाँ खुद लड़नी है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये अपने आपस में ग्रुप्स बनाएं जिसमें हम क्रिटिसिज्म भी करें, क्रिटिक भी करें, इस्लाम को भी करें, मुसलमानों को भी करें, बगैर ये सोचे कि हमें जज किया जाएगा या फिर हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चेंज लाने के लिए। तो मुझे लगता हम्म। है कि ये इस तरह के सर्कल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट कई मेरी हम्म। हिंदू फ्रेंड्स मुझसे लिंक मांग रही थी और मुझे उनको समझाना पड़ रहा था कि क्यों ज़रूरी है कि एक सिर्फ मुस्लिम औरतों के लिए स्पेस क्रिएट की जा सके जहाँ पे वो हर तरह की बात हम रख सकें खुलकर, क्योंकि हम हर तरह की बात अब जो है पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकते। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक सवाल पूछा था, क्योंकि बहुत सारे लोग चैट नहीं देख रहे, तो मैं पढ़ देती हूँ कि आप मेमोइर्स पढ़ी हैं अपनी पीएचडी में और ये रिसर्च में और इस सेशन के लिए भी। तो किस तरह की पढ़े हैं, वो कौन से पीरियड के हैं, और आप हम लोगों को कुछ पढ़ने के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं, और क्या ये कोई उर्दू में भी है क्या। मैंने उर्दू में तो नहीं पढ़े क्योंकि मेरी रिसर्च इंग्लिश में थी, तो मैंने इंग्लिश में ही पढ़े। और वो फिर वो प्रिविलेज फैक्टर, क्योंकि मैंने जितने भी मुझे मेमोइर्स मिले ये सब लोग जर्नलिस्ट थे, ये इस्लाम को खुद से हम्म। दूर कर चुके थे। तो वो आउटलुक एक वैसे ही बहुत ज्यादा बदल जाता है और एक इसमें मुझे बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं नजर आई। क्योंकि 3 राइटर्स मैंने उठाए जिसमें से एक वन वाज अ मैन, बाकी 2 औरतें थी, लेकिन नैरेटिव हम्म। बिल्कुल सिमिलरली चल रहा था स्टार्ट टू एंड। और मैंने उनका नाम लिख दिया, एक बीइंग द अदर है बाय सईद नकवी, एक आज़ादी डॉटर है सीमा मुस्तफ़ा ने लिखी है जो, एक है यू डोंट लुक हम्म। लाइक अ मुस्लिम जो रक्षंदा जलील ने लिखी है। अब एक बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि रक्षंदा जलील से मैं एक कॉन्फ्रेंस में पर्सनली मेरी मुलाकात हुई। और वहाँ पे ये ऑब्वियसली हिजाब वगैरह नहीं करती हैं और
वो उनकी पर्सनल चॉइस है। पर मैंने उनके सामने सवाल रखा कि एज मुस्लिम्स हम क्यों पोस्ट मेमोरीज से नहीं उभर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है? मेरे पास जवाब था, पर मैं जानना चाह रही थी कि वो क्या कहती हैं इस चीज़ के ऊपर, कि हम एज मुस्लिम्स क्यों इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो वो जब सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो हम डिफरेंटली अफेक्ट हो रहे थे। जबकि कहने को ये था कि ठीक है, सब लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू भी हमारे साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा असर हम पर ही हो रहा था, मारे भी हमारे ही लोग जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे इसका जवाब ये दिया कि ये आपके दिमाग का फतूर है और आपको अपने इस मुस्लिम मुस्लिम आइडेंटिटी से बाहर निकलना पड़ेगा ये बात करने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी उनकी ये बात सुन के, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली मुझसे वही बात कही थी जो कि मुझसे बाकी सावर्ण हिंदू प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें मुसलमान आइडेंटिटी के बाहर कदम रखकर जो है देखना पड़ेगा। मतलब एक इमेज जो होती है ना कि एक हिजाबी लड़की है तो उसकी सोच रिग्रेसिव ही है और ये जो है रेडिकलाइज हो चुकी है, इसको हम ज्यादा समझा नहीं सकते। तो क्योंकि मेरे सर पे वो ये एक दुपट्टा देख लेते हैं तो वो अज्यूम कर लेते हैं। तो वो रक्षांदा जलील जो कि एक मुसलमान औरत थी, उन्होंने भी अज्यूम कर लिया और उन्होंने मुझसे बोला कि सिर्फ आप अफेक्ट नहीं हो रही हैं, बाकी हिंदू साथी भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की बात करेंगी कि सिर्फ मुसलमान अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप जो है हिंदुओं को एलियनेट कर देंगी। जो कि मुसलमानों को काफी बार उन पे ये इल्जाम लगाया गया कि आप हिंदू एलाइज को एलियनेट कर देंगे। अब अगर एलाइज जो है हमारी पर्सनल चॉइसेस से एलियनेट होने लग जाएं, तो फिर वो एलाइज ही किस काम के हैं? जैसे कि प्रोटेस्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा जब उठाया गया था, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि इसको क्यों एक कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। भाई कम्युनल एंगल कहाँ लिया जा रहा है? ये लड़ाई ही जब मुस्लिम डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस की है, तो अगर हम जो हमारे मार्कर्स हैं जिस पे हमारी सॉलिडारिटी बेस्ड है, जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम वो प्रोटेस्ट में ही अगर खुल के वो नारा नहीं उठा सकते, तो फिर हम हिंदुस्तान पब्लिक डोमेन में कैसे उठाएंगे? लड़ाई ही इस चीज की है कि हम डिग्निटी के साथ वो कर सकें जो कि हम करना चाहते हैं। तो एलाइज के लिए हमें किस तरह जीना है, और उनके अगर उनके हिसाब से अपनी लड़ाई को हम डिफाइन करेंगे, तो मेरे हिसाब से हम लड़ाई ऑलरेडी हार चुके हैं। अगर हम उसको खुद के तरीकों से नहीं लड़ेंगे तो फिर लड़ने का फायदा ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहना मेरा चाहूंगी कि भी आप जब मेमोइर्स पढ़ें तो आप अपना दिमाग खोल के पढ़ें, क्योंकि डोंट टेक इट वर्ड फॉर वर्ड। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल, इन्होंने बहुत रिसर्च करी है, ये किताबें लिखी हैं, लेकिन आप अपना दिमाग खोल के पढ़ें कि कई चीजें ऐसी हैं जिनके साथ मैं बहुत सारी चीजों के साथ अग्री नहीं करती थी। जी शुक्रिया। अम, जी जैसे सिमिलर जिस तरह का एक्सपीरियंस आप रक्षंदा जलील के साथ बता रही हैं, और ये सब मुस्लिम सोसाइटी के सिविल राइट्स के टॉप के लोग हैं। जी जी। सिमिलर एक्सपीरियंस था मेरा सीमा मुस्तफा के साथ हिजाब को लेकर। हाँ, अच्छा। तो उन लोग जिस हिसाब से देखते हैं कि हिजाब पहनी हुई लड़की, और हम्म बहुत सिमिलर, और उन्होंने शायद एक आर्टिकल भी लिखा था कि क्या जरूरत है और ये और वो। हम्म। और जब आपने ये कहा कि जो प्रोटेस्ट में सेक्युलर लोग या हिंदूज ये ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि ला हम्म इलाहा इल्लल्लाह का नारा मत लगाओ क्योंकि ये कम्युनल है, ये सेक्युलर नहीं है। तो फिर आज सुबह ही, क्योंकि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है और हम्म पंजाब हम्म से वो आ रहे हैं, तो वो लोग ये नारे लगा रहे थे, बोल सो निहाल सत श्री हम्म अकाल, जिसका मतलब होता है कि सब कुछ सही होगा अगर तुम ये बोलो कि खुदा सबसे ऊपर है, और हम्म विच इज बेसिकली ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इसका हम्म ऑब्जेक्शन कोई नहीं कर रहा है। हम्म लेकिन जिस सिर्फ मुस्लिम से ही रिलेटेड हर चीज का अगर कोई चीज है जो हम्म हम लोग में एक बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग ला रही है, तो वो एक हम्म इशू सिर्फ मुसलमानों के साथ ही बन जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने एटीट्यूड, अपने बोलचाल, अपने पहनावे को इतना बदल ले रहे हैं कि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। बल्कि एक हम्म। सवाल ये होना चाहिए कि मेरे पहनने से, मेरे बोलने से आपको इशू क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली। तो या ये तो है ही, अपर कास्ट और अपर क्लास मुस्लिम्स में ये बहुत ज्यादा दिखता है। और अम, यही लोग हमारे गौहर रिप्रेजेंटेटिव सिराज। बने बैठे हैं। तो ये भी बहुत हाँ। ध्यान से हमें सोचने की जरूरत है कि हम किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। और ये दूसरी बात, हमने फार्मर्स का इशू उठाया, तो ये जो फार्मर्स का इशू है, इनफैक्ट ये कोई सिख आइडेंटिटी का इशू नहीं है, फिर भी वो अपना नारा उठा रहा है। हम्म हमारा तो इशू ही मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड था। तो इसको भी हम्म। देखने की जरूरत है। जी। जी। गौहर सिराज ने एक और सवाल पूछा है जो मुझे उर्दू में बोलने में थोड़ा वो लग रहा है, कि ये जो बहुत बड़ा है, फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ और लोगों को हम्म रिक्वेस्ट करूंगी आप एक बार चैट में भी देख लें। ये जो नैरेटिव है कि बदला लेना है, इसको सेंटर स्टेज में नहीं लाया गया है। और
क्या इसको सेंटर स्टेज में नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये नया नैरेटिव नहीं है, ये घूम फिर रहा है 1920 से कि बदला लेना है, बदला लेना है। जैसे अगर हिंदूज कह रहे हैं बदला लेना है, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी जो है और इंडिया एज अ होल को इस सवाल के साथ डील करना है कि लोगों में ये भावना है कि मुसलमानों से बदला लेना है, तो क्या अगर हम लोग एक सवाल को डील करेंगे तो क्या एक डिफरेंस आएगा? और उन्होंने कहा है कि सीमा मुस्तफा और रक्षंदा जलील जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं। तो आप प्लीज इसका जवाब देना। मेरे हिसाब से वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लिखती हैं, वो अपनी मुस्लिम हम्म। आइडेंटिटी को बिल्कुल शन कर चुकी हैं। लेकिन मैंने ये चेंज देखा है, एटलीस्ट रक्षांदा जलील में आप देखा है कि वो सडनली उनको ये रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं शन करने पे आ जाऊं तो मुझे करते ही रहना पड़ेगा, फिर अल्टीमेटली अपना नाम भी उनको हम्म। चेंज करना पड़ेगा अगर मुस्लिम आइडेंटिटी पे अटैक की बात आ रही है। तो वो उससे नहीं बच पाई। तो उनके एक आध पोस्ट मैंने लेटेस्ट पढ़े थे जिसमें वो कह रही थी कि अब मैं जो सेक्युलर चैनल्स पे बयान नहीं दूंगी और मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं करूंगी क्योंकि उसका भार सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर है। तो कॉम्प्लिकेटेड हम्म। तो आप अगर इन मेमोर से स्टार्ट करें तो ये मेमोर तो काफ़ी हम्म। इजी है, आप पढ़ने का ट्राई करें, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि हम्म। किस चीज़ से हम इत्तेफाक नहीं रखते हो, किस चीज़ से रखते हैं। दूसरा हम्म। सवाल जो आपका था कि ये सेंटर स्टेज पे लाने की ज़रूरत है कि हिंदू मुस्लिम से बदला लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये सेंटर स्टेज पर ही है, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद को गिराना ये क्या है, ये मुगल रूल का बदला लेना ही है बाबर की औलाद से। कहते हैं कि हम बाबर की औलाद हैं, तो ये बेसिकली हमसे बदला लिया जा रहा है कि इनकी मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाई गई और इन सब जगहों के नाम बदलना, ताजमहल का नाम बदलना, बाकी इलाहाबाद का नाम बदलना, तो ये सब बदला लेने के नैरेटिव के अंदर ही है ये सब। तो आई थिंक ये बिल्कुल सेंटर स्टेज पर है। गलत बात ये है कि इस बदला लेने को क्रिटिसाइज इनफ क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। इसको और ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत है कि आप बदला किस चीज से ले रहे हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम्म। तो आप हम्म। बेसिकली बहाने ढूंढ रहे हैं आज के मुसलमान को परेशान करने के और अदरवाइज करने के। हम्म। तो ये इस तरह का नैरेटिव है। एक उन्होंने अपना नैरेटिव बनाया है गोल्डन पास्ट का, गुप्ता पीरियड का। तो हम्म। एक ये है कि उनको उस पास्ट में वापस जाना है, और उस पास्ट में वापस जाने में बीच में जो लोगों ने अड़ंगा लगाया वो दुश्मन हो गए, है ना? तो अब उनसे हम्म। बदला लेना है और अपने पुराने उसमें वापस जाना है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम क्या क्या लेजर सर्जरी और क्या आजकल पॉलिटिशियंस बोलते रहते हैं हम्म। कि सब कुछ था उसमें, लाइक उनके पास एरोप्लेन्स भी थे। ओह, हम्म। इंडिया इज जस्ट गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन। हम्म। एक सवाल है अखिलिमा का, और वो ये बोल रही हैं कि जो इख्तिलाफ है मुसलमानों के अंदर, चाहे वो शिया सुन्नी में हो, डिफरेंट फिरके हैं उनके अंदर हो, डिफरेंट मसलक हैं या कास्ट हैं, तो क्या ये सारे इख्तिलाफ जो हैं, ये सारे डिफरेंसेस जो हैं, ये एक यूनाइटेड एकजुट मुसलमान को सामने आने में मुश्किल पहुंचाते हैं? आपका क्या पोजीशन है? और इन सब से कैसे डील किया जाए कि हम लोग इस यूटोपियन आइडिया से आते हैं कि मुसलमान सब एक हैं और सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, और फिर उनके हम्म। अंदर खुद के इतने झगड़े हैं। तो इस हम्म। चीज को कैसे करा जाए, समझा ये जाए? बिल्कुल बहुत बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। ये शिया सुन्नी और ये बाकी जो फिरके मुसलमानों में हैं, मेरे ख्याल से फिलहाल हम इन फिरकों को मिटाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि वैसे तो इस्लाम में भी ये बात कही गई है कि 70 फिरकों से ज्यादा फिरके होंगे कयामत के करीब। तो मेरे ख्याल से ये फिरके तो हम नहीं मिटा सकते। तो हमें ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हम फिलहाल ये देखें कि हमें कॉमनैलिटी क्या है, तो उस हिसाब से हम अपनी लड़ाई को पॉलिटिकली यूनाइट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो फिरके हम जहाँ कॉमन बेस पर आ ही नहीं सकते, वो मतलब सिर्फ ये फिरके नहीं है, क्योंकि मुसलमानों में अब एथीस्ट भी हैं जो कि हमारे साथ ही आज मुस्लिम लड़ाई कर रहे हैं। तो जब वो एथीस्ट हैं तो उनका तो बुनियादी बिलीफ सिस्टम ही डिफरेंट है। कोई मार्क्सिस्ट है तो उसका बुनियादी बिलीफ सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। उनको हम कैसे एकजुट करेंगे, ये इससे भी बड़ा चैलेंज है कि हम शिया सुन्नी को कैसे एकजुट करेंगे। दूसरा ये जो क्लास डिफरेंस है, जो कि यही रक्षंदा जलील और सीमा मुस्तफा जो अपर क्लास क्रीमी लेयर है, इनके साथ हम खुद को कैसे अलाइन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये इश्यूज फेस करे ही नहीं है जो इनकी सेफ स्पेसेस थी। मतलब जो कि हिंदू डोमिनेटेड एकेडमिक स्पेसेस हैं, उसमें इन लोगों को आज भी
बुलाया जाएगा मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पर, जैसे कि जावेद अख्तर भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करता है, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। ये सिर्फ एक बहुत माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो माइनॉरिटी जो कि इतनी ज्यादा अफेक्ट भी नहीं हो रही है फैलते हुए इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम वायलेंस से। तो ये पोजीशंस है जो कि रिकंसाइल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, और मैं अभी रिसेंटली ही इनके बारे में सोच रही हूँ कि हम कैसे इनको साथ लेकर आएंगे। तो फिर मैं वही कहूंगी कि ये जो डिफरेंस हमारे हैं, ये हमें एटलीस्ट अपने पर्सनल सर्कल्स में उठाते रहना पड़ेगा और इनको सॉल्व करने की जरूरत है। अशरफ क्लास मुस्लिम और पसमानदा क्लास मुस्लिम का ये जो इशू है, ये बहुत ज्यादा डीप है। तो और ये रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है, और ये अगर रिकंसाइल नहीं होगा तो मुसलमान अगर लिबरेट भी हो जाएंगे तो अल्टीमेटली होगा ये कि जो अपर क्लास मुस्लिम्स है यही लोग लिबरेट होंगे, और जो लोअर क्लास मुस्लिम्स है, लोअर कास्ट मुस्लिम्स हैं, उनकी हालात फिर भी वही रहेगी। या फिर ये जो अपर क्लास मुस्लिम्स है ये डिक्टेट करेंगे कि लिबरेट होने के लिए आप जो है थोड़ा कम दीन को फॉलो करें, या थोड़ा खुल के सलाम करना बंद कर दें, या फिर अपनी आइडेंटिटी को छुपा के थोड़ा पढ़ा लिखा दिखना शुरू कर दें, जो कि डेफिनेशन ये लोग क्रिएट करते हैं। तो अगर ये डिक्टेट करेंगे तो अल्टीमेटली मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स के लिए लिबरेशन कभी आने ही नहीं वाली है। जी जैसा कि हिंदुओं में जब आजादी मिली और अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया, छूट पात को बैन कर दिया गया लीगली, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बोला कि पॉलिटिकली हम लोग बराबर हो गए हैं सबसे, ठीक है। अभी दलित, लेकिन अभी सोशली वी हैव अनदर बैटल टू फाइट। और इवन मुस्लिम्स में ये सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में देख रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिकली सब फिर भी एक साथ आ रहे हैं, बट सोशली हम लोग एक दूसरे के मस्जिद में नहीं मिलते हैं एक साथ। एक इनफैक्ट मस्जिदों में अलाउड भी नहीं है कि कोई बरेलवी पढ़ ले किसी और के उसमें देवबंदी में, या देवबंदी पढ़ ले बरेलवी में। तो ये बिल्कुल मुझे वही सिचुएशन लग रहा है कि पॉलिटिकली क्योंकि हम पे जुल्म हो रहा है इसलिए हम लोग एक साथ आ गए हैं, लेकिन अंदर से दिल नहीं है एक साथ, है ना। तो ये चेंज किस हिसाब से आएगा ये नहीं पता कि और मे बी शायद आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम को अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने समझा है। देवबंदी अलग तरह से समझ रहे हैं, हनफी अलग तरह से, मालिकी अलग तरह से। तो रिस्पेक्ट करना है उनके डिफरेंसेस, एंड मे बी जहाँ पे कॉमनैलिटी है, जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह की बात है, वहां पे एक साथ खड़े होना है ना। तो एज लॉन्ग एज हर ग्रुप इंडिविजुअली लिबरेट हो जाता है तो वो हमारी जीत हो जाएगी। हमें जरूरी नहीं है कि हमारा बिलीफ सिस्टम सबका सेम हो जाए, कि हम सब बुर्का पहनना शुरू कर दें, या सब हिजाब करना शुरू कर दें, या फिर सब मार्क्सिस्ट हो जाएं, या फिर सब पूरी तरीके से दीन पे आ जाएं। फिलहाल ये हमारी लड़ाई नहीं है। तो हम इंडिविजुअल ग्रुप सब अपना अपना काम जो है ढंग से करें, तो यही लड़ाई हमारी कामयाब हो सकती है। इवन प्रॉफिट के टाइम में जो इंडिविजुअल साहबास थे वो कभी कभी चीजों को अलग तरह से समझते थे। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि एक बार प्रॉफिट ने बोला कि तुम, आई डोंट नो अगर कोई मुझसे ज्यादा बेहतर ये बोल सके, बट इंसिडेंट ये था कि फलाह जगह आके असर की नमाज अदा करना, ठीक है। तो फिर जो सहाबा थे उनको आने में देर हुई। तो अब आधे लोग ये सोच रहे थे कि क्योंकि प्रॉफिट ने बोला है पहुंच के नमाज अदा करना, तो हम असर यहाँ पे कसा कर लेंगे और मगरिब के साथ मिलकर मिला के पढ़ेंगे। फिर आधे लोग ने बोला नहीं, उनका मकसद ये नहीं था, उनका मकसद ये था कि मतलब भाई असर तुम रीच कर जाना, बट क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं तो हम लोग अब असर यहीं पे पढ़ लेते हैं रास्ते में। और फिर जब प्रॉफिट पास ये बात पहुंची, और उनमें से एक जन थे जो नमाज पढ़ चुके थे, अदा कर चुके थे, दूसरे थे जो कहे कि हम बिल्कुल लिटरली ले लिए कि यहाँ पहुंचकर असर पढ़ना, तो हम लोग ने असर कजा कर लिया। प्रॉफिट ने बोला कि तुम लोग दोनों पे कोई गुनाह नहीं है, तुम लोग दोनों अपनी जगह पे सही हो। तो इस तरह, मतलब ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट आई थिंक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नमाज, डिफरेंट तरीके इसी तरह से इवॉल्व हुए हैं ना, कि अलग अलग रीजनल अंडरस्टैंडिंग, जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से चीजें डिफर करी हैं। आई थिंक ये दिस इज ब्यूटीफुल कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इससे डूइंग मुझे एक चीज थिंग्स। और याद आई है कि कुछ ग्रुप्स मुसलमानों में ये बन रहे हैं कि बहुत जोर शोर से जो इस चीज पे काम किया जा रहा है कि मुसलमान नमाज किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और मतलब सजदा कैसे कर रहे हैं, मुसलमान औरतें उचक के सजदा कर रही हैं या सिकुड़ के सजदा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल हमारी लड़ाई जो इससे बहुत बड़ी है, ये जो इतना पर्सनल मैटर है, ये आपका और अल्लाह के बीच में एक बहुत पर्सनल मैटर है, और आप इसका पर्सनली जवाब देंगे, इसका जवाब किसी और से नहीं मांगा जाएगा। तो बजाय इसके कि हम इसमें ही उलझ के रह जाएं,
कि कौन दुआ कैसे मांग रहा है और वो नफिले कितनी पढ़ रहा है, और उसको टोकना इस चीज पर कि तुम गलत पढ़ रहे हो और इस तरह पढ़ो, कि वो जो है जो पढ़ रहा है वो भी छोड़ दे। उसको छोड़ के हमें जो है दीन और दुनिया को साथ में लेकर जो है अपनी लड़ाई लड़नी है, सोशल और पॉलिटिकल। मतलब इस्लाम मेरे ख्याल से एक वाहिद ऐसा मजहब है जो कि दुनिया को भी उतनी ही अहमियत देता है, कि दीन के साथ साथ अगर आपने दुनिया को छोड़ दिया तो भी आप कामयाब नहीं है। इसलिए जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, उनको जो है पहाड़ों पे नहीं भेज दिया कि आप तपस्या करें और आपको जन्नत मिल जाएगी। उनको जो है दुनिया में छोड़कर दिखाया कि वो सारे बिजनेस भी कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हर चीज उन्होंने करी। ये नहीं कि सिर्फ वो नमाज रोजा ही करके उनकी जिंदगी खत्म हो गई। तो ये बहुत बेहतरीन हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हमें भी दोनों चीजों पे उतना ही ध्यान देना है। सिर्फ नमाज रोजा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर उसको टोकना बंद कर दें एक दूसरे को कि इस तरह मत करो और उस तरह करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑडियंस में अगर कोई है, अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कोई बात बोलनी है, कोई चीज जहन में आई है जो आपको शेयर करना है, आई थिंक ये बहुत सही वक्त है। बहुत प्लीज आप प्रयास इसी वक्त आ रही है, पहले बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। हम कह रहे हैं कि जब हालात ऐसे हैं और मतलब हर वक्त ये इल्जाम लग जाता है हम लोग के ऊपर कि हम लोग मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, एनआरसी और ईसीए में इस तरह का तजुर्बा हुआ, तो अगर हम लोग कोशिश भी करते हैं तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जो बात आई थी, तो यहाँ पे हम लोग भी इस तरह का कर रहे थे, तो उसमें खुद मुसलमान ही मना कर रहे थे। और अगर हम लोग अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाती, और अगर और भी ज्यादा कोई शिद्दत अख्तियार कर रहा है और अपनी बात अपनी पहचान रखने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो जब इतना उस पे ऐसे केसेस लाद दिए जाते हैं कि आदमी का मतलब कि रहा होना बहुत मुश्किल हो जाता, तो ऐसे हालात में हम लोगों को अपनी पहचान के साथ किस तरह काम करें कि मतलब आदमी ये भी ना कहे कि हम लोग मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम लोग मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपना हक भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो कि अभी तक था कि ठीक है हम मुसलमान जो है गंगा जमनी तहजीब को बचाने की कोशिश कर रहा है और सेक्युलरिज्म की लड़ाई है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, पर इसका बर्डन जो है, इसका जो भार है, वो सबसे ज्यादा मुसलमान ने ही उठाया अब तक। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये जो गंगा जमनी तहजीब को बचाने की लड़ाई है, अब ये लड़ाई जो है हिंदुओं की लड़ाई है। वो बचाएं गंगा जमनी तहजीब को, अब ये उनकी बारी है। हमारी बारी, हम पर तो अब ये आ गया कि अब हम खुद को बचा लें। हम तो खुद को ही नहीं बचा पा रहे, तो हम गंगा जमनी तहजीब को क्या बचाएंगे? तो हमें तुम खुद को बचाने के लिए छोड़ दो, और गंगा जमनी तहजीब में तुम्हें इतना इंटरेस्ट है तो गंगा जमनी तहजीब को तुम बचाओ। ये जो प्रेशर था मुसलमानों पे कि उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उठा उठा के बात करनी है और गंगा जमनी तहजीब के नारे लगाने हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता और ये शुरुआत से जो है बर्डन मुसलमानों के ऊपर ही रहा है। अब ये जो मेमोइर्स हैं जिसमें ये लोग बात करते हैं कि हम जो है आदाब कर रहे थे और हम जो है दिवाली भी मना रहे थे, हम दशहरा भी मना रहे थे, हम राखी भी बांध रहे थे, हम साड़ियां पहन रहे थे, हम सिंदूर भी लगा रहे थे, वो सब ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हैं। लेकिन कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि भाई हिंदू क्या कर रहे थे, क्या हिंदू भी ईद मना रहे थे, क्या वो भी तुम्हारे साथ आके नमाज पढ़ रहे थे, क्या वो भी हिजाब करना उन्होंने शुरू कर दिया था तुम्हारी सॉलिडारिटी में? तो ये एक तरफा मोहब्बत रही है मुसलमानों की सदा गंगा जमनी तहजीब से, कि हम खुद को फिट करके देखना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नैरेटिव में खुद को फिट कर लें। हमें फिट करने की जरूरत नहीं है, हम इसका हिस्सा हैं और बाइज्जत हिस्सा हैं। तो अब हमें खुद को डिग्निटी देने की लड़ाई लड़नी है। ये जो गंगा जमनी तहजीब और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बर्डन है, अब हमें अपने कंधों पे से इसको फेंक देना है, हटा देना है। हमें ये सोचना ही नहीं है कि भाई ये बराबर वाला बंदा क्या डिक्टेट करना चाह रहा है हमें, कि आप इस तरह से लड़ें, कि आपका प्रोटेस्ट जो है किसी को परेशान ना करे। हम कितनी तकलीफ में रहे मगर हमारे प्रोटेस्ट से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, गाड़ियां निकलती जानी चाहिए। तो हम 1500 साल तक भी अगर बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम तकलीफ नहीं देंगे किसी को तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई हम तकलीफ में हैं? तो मेरे ख्याल से इस बर्डन को छोड़ के खुद की आइडेंटिटी को जिस भी तरह आप आगे रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप किस तरह भी अपनी आइडेंटिटी को ऊपर रखना चाहते हैं, जैसे भी आप खुद को डिफाइन करना चाहते हैं, वो डेफिनेशन देने की आज़ादी आपके पास हो, अपनी लड़ाई खुद के तरीके से लड़ने की आज़ादी आपके पास हो, और ये बर्डन ना हो कि आपकी लड़ाई वायलेंट नजर आ रही है या आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नजर आ रही है, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें तो हमारे साथ हो रही हैं। हम जो भी करेंगे वो कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, क्योंकि हम खुद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उनके पास तो पूरा पावर है।
वो हर जी तरह का मिस यूज कर रहे हैं हम लोगों को। अगर जी। सही बात भी कर रहे हैं तो उसको भी वो मिसलीड करते हैं और गलत इल्जाम लगा हम्म, के फिर वो जेल के अंदर कर देते हैं। बिल्कुल वो और कर ही उस रहे हैं वक्त जी। कोई लड़ने वाला भी नहीं होता है कि हाँ ठीक है, बहुत एक मतलब एक ग्रुप सामने आ जाए कि आप उसके हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। अब वो तन हम्म तनहा हो जाता है, हम्म उसके घर वाले सफर करते हैं। हम्म। तो हम्म। इस तरह के तो आई हालात थिंक से बचने के सवाल लिए आई हमारे लिए थिंक सबसे सवाल ये है बड़ा कि जब हम अपनी आइडेंटिटी के साथ लड़ रहे हैं तो हम हम्म, अरेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं ना उसके लिए, तो हाँ, खामियाजा जुल्म भी भी हम ही ज्यादा हो रहा है। भुगत भुगत रहे हैं। हम्म। वो तो तो मेरे ख्याल उसका से क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन मेरे ख्याल से तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बस जब सिवाय इसके कि हम और ज्यादा तादाद में बाहर हों। जैसे कि शाहीन बाग में जो सबसे खतरनाक चीज जो देखने पे आई वो ये थी कि जब शर्जील इमाम के ऊपर मतलब मुकदमा चला और उसको गिरफ्तार किया गया, तो शाहीन बाग ने खुद को उससे डिसोसिएट कर लिया कि हम इतनी रेडिकल बात हम नहीं कर रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ही उसका साथ देना वहां पे छोड़ दिया कि नहीं नहीं, इस तरह से लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ एक पीसफुल लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी भी मुसलमान को खुद से डिसोसिएट ना करें। वो जैसे भी लड़े, हम उमर खालिद को भी डिसोसिएट नहीं कर सकते, हम शर्जील इमाम को भी नहीं कर सकते। हमें ये कहना है भाई ये सब हमारे हैं, तो हम सब इनके पीछे हैं। जहां अब ये तो मैं नहीं कह सकती किसी भी चीज से ये होगा कि भाई गिरफ्तारी नहीं होगी, वो तो होगी। वो तो एक ट्वीट करने पर भी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। बस हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि हम एक साथ खड़े रहें और दूसरे पर अटैक ना करें कि ये तरीका तुम्हारा ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो गया है और ये तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है तरीका। ये हमें कहना बंद करना पड़ेगा। हम्म। ओके। Um, अगर और किसी का कोई सवाल है प्लीज। या हिब्बा मरियम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साहिबा है और मैं कश्मीर से हूँ। मैं भी अभी एक पीएचडी कैंडिडेट हूँ और मैं अपनी रिसर्च कश्मीर पे कर रही हूँ। तो थैंक यू हिब्बा, काफी अच्छा लगा। ये स्पेस काफी सेफ लगा और बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैंने सारे इश्यूज सुने, इवन दो हमारे इश्यूज कश्मीर में स्लाइटली डिफरेंट हैं, हम्म बट क्योंकि हमारी आइडेंटिटी सिमिलर है, हमारी भी मुस्लिम आइडेंटिटी है, हम लोग भी मुस्लिम मेजोरिटी में हैं। एंड और ग्लोबली जो अभी इस्लामोफोबिया है उसका, उसकी वजह से इश्यूज हमारे साथ भी सिमिलर होते हैं, इवन दो कुछ कुछ इश्यूज डिफरेंट लेवल्स पे भी होते हैं। बट अभी जो ये सारी चीजें हो रही है, और क्योंकि मैं 5 years न्यू दिल्ली में भी रही हूँ, अभी जो ये सारी चीजें हुई और जो हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी पे एक अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट हो रहा है इस टाइम पे, ये चीज हम सबको पता है और ये चीज हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और हमको पता है कि क्या कोर इश्यूज हैं और हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कुछ करे या नहीं करे। इफ दे वांट दे विल पुट अस इन द प्रिजन, वो हमको जेल में डाल ही देंगे चाहे हम कुछ करें या नहीं करें। और करने पे ऑब्वियसली ज्यादा हम वल्नरेबल हैं, लेकिन अदरवाइज भी हम वल्नरेबल है, बिकॉज इतने इनोसेंट कि इतने लोग होते हैं जो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, जो पॉलिटिकली इनएक्टिव होते हैं और जिनको पता भी नहीं होते किसी चीज के, बट दे स्टिल एंड अप इन द जेल, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी की वजह से, बिकॉज गवर्नमेंट्स वैसे चीजें क्रिएट करना चाहती है। जस्ट वन पॉइंट। बट जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम सबको ये सब इश्यूज पता है और हमने क्योंकि एक्सपीरियंस किए हैं, और हम लोगों को अब इस टाइम के आगे मुझे पता है कि बहुत सारे इश्यूज है, क्योंकि हमें, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारी कोई पब्लिक स्पेसेस नहीं है जहां पर, एकेडमिया में हमारी स्पेस नहीं, कहीं पर भी हमारी स्पेसेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत बहुत ही मेहनत करनी है और बहुत ही जद्दोजहद करनी है ताकि हम वो स्पेसेस क्रिएट कर सके, एकेडमिया में क्रिएट कर सके, खाने की जगहों पे क्रिएट कर सके, बहुत पार्क्स में क्रिएट कर सके, जहां पर हम अपने इश्यूज और अपनी आइडेंटिटी को खुल के एक्सप्रेस कर सके। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, जब मैं इंडिया में आई थी और शुरू में मैं यहाँ जॉब करना स्टार्ट किया था, तो मेरे को सब हिंदूज के सामने सलाम करने में डर लगता था। मुझको बहुत महीने लगे अपने डर को निकालने में खुद के अंदर से, और अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए, और वैसे असर्ट करने के लिए जैसे मैं खुद हूँ, जैसे मैं करना चाहती हूँ और जिस लेवल तक मैं करना चाहती हूँ। तो ये सारी स्पेसेस हमको क्रिएट करनी पड़ेंगी। और अगर हमें सबसे ज्यादा, और अगर हमें ये सारी स्पेसेस क्रिएट करनी है, तो सबसे ज्यादा जो हमें चैनलाइज करनी होगी अपनी एनर्जी, वो हमें टुवर्ड्स अपनी इकोनॉमिकली खुद को साउंड करने में करनी होगी। एंड मुझको पता है ये बहुत डिफिकल्ट है, कहना आसान है और करना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली जब हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स या बाकी सारी चीज या बिजनेस में हमें
हेल्प कर सके। लेकिन हमको ऐसे तरीके से ढूंढने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम ये क्रिएट कर सके। जैसे कि हम अपने क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ तो मैं अपने कश्मीरी पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि हमारे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ट्रेडिशनल वेज थे अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के, वो सारी चीजें जो है हमको उनको बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और उन पे लिखना पड़ेगा और उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स दोनों को यूज करके। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमें बात करनी चाहिए और अपने एनर्जी को बहुत चैनलाइज करना चाहिए, क्योंकि जितना इकोनॉमिकली साउंड हम होंगे उतनी हमारे पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी और उतनी हमारे पास स्पेस होगी किसी भी डोमेन में। तो मुझको लगता है कि इस चीज पे हमको लाइक फोकस करना चाहिए। जस्ट दैट आई वांटेड टू ऐड। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने साहिबा, क्योंकि जब हम देखते हैं कम्युनल वायलेंस में जब अटैक किया जाता है तो वो भी इकोनॉमिक सोर्सेज को अटैक किया जाता है जानकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्क वहीं पड़ता है। और मार्क्सिज्म को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है डिफाइन करते हैं कि सोसाइटी में हमारी पोजीशन क्या है, और कैपिटल ज़रूरी है खुद को ऊपर करने के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी इज़ अ कैपिटल सोसाइटी। तो आपने काफ़ी अच्छी बात कही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो जो मुझको लगा और जो मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखा है, एटलीस्ट इन। राइट, थैंक यू सो मच साहिबा। और मुझे लगता है कि औरतों के लिए तो ये खासकर और भी ज्यादा जरूरी है, कुछ अपना एक सेपरेट इकोनॉमिक सेटअप, एक बेस, क्योंकि हमारे पे जुल्म कहीं से भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो और कश्मीर में कश्मीर के एक पूरा ट्रेंड है जहाँ पे औरतें इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हिस्सा लेती हैं, इसलिए उनकी लेट मैरिजेस भी होती हैं, और ये चीज बहुत प्रेवलेंट है। So yes, thank you for bringing that up, साहिबा। क्योंकि एज वुमेन हम डबली ट्रिपली मार्जिनलाइज्ड हैं, एक लेवल पर नहीं, हम कई लेवल्स पे मार्जिनलाइज्ड हैं। तो जब हम अपनी लिबरेशन की लड़ाई लड़ेंगे तो हर लेवल पे हमें लिबरेट होना पड़ेगा, तभी कुछ असर होगा, वरना तो फिर कोई फायदा नहीं है। इफ़त शरीफ ने एक सवाल पूछा है कि ये जो मेमोइर्स आपने मेंशन किया है, इनको पढ़ना क्या जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर्स ने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को खुद ही कम कर दिया, खुद उस पे उसको लेवल डाउन कर दिया, कोशिश करी है। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है क्या? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन हिबा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। ऊपर गौहर सिराज ने भी ये बात कही है कि इनकी लाइफ पढ़ना जरूरी है जानने के लिए कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं, और वाकई में इन्होंने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को बहुत वाटर डाउन कर दिया है। तो मैंने इनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, मैंने देखा कि इनकी अपब्रिंगिंग क्या है, जो कि इनके मेमोर के थ्रू भी हमें पता चलता है कि इनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके की है। और उससे मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन एक फॉर्म हुआ, इस पे मुझे शायद और रिसर्च करने की ज़रूरत है, मगर मैंने अपने मम्मी की एज की औरतों से बात करने की कोशिश करी और उस सब से, इनके मेमोर से मुझे ये पता चला कि वो जो जनरेशन थी वहां पर ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट थी कि जब लोग पढ़ लिख लेते थे तो उनके लिए ज़रूरी ये था कि अपनी आइडेंटिटी को सबसे पहले शन कर दें, क्योंकि वो रिग्रेसिव है। तो अगर आपने पढ़ा है और आप इस्लाम को ही नहीं छोड़ रहे तो इसका मतलब आप अक्लमंद नहीं हुए। तो सबसे बड़ा अक्लमंदी का स्टैम्प अगर खुद पर लगवाना है तो आपको खुद को एथीस्ट बताना होगा या मार्क्सिस्ट बताना होगा, कम्युनिज्म से आइडेंटिफाई करना होगा, जो कि आप मेरा ख्याल से मुसलमान होते हुए भी कर सकते हैं। कम्युनिज्म एज अ थ्योरी आप उसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये था कि आपको मुसलमान आइडेंटिटी से खुद को जितना आप दूर रखेंगे उतना प्रोग्रेसिव आपको माना जाएगा। तो इन लोगों की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग है, और क्योंकि वो इतना सिंक्रेटिक और सेक्युलर था और इनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा मतलब दीन पर नहीं थे, तो इसलिए इन लोगों को मुस्लिम आइडेंटिटी की अहमियत नहीं इतनी ज्यादा समझ में आई। वो जब इन पर अटैक हुआ तो इनको लगा कि भाई आइडेंटिटी की वजह से अटैक हो रहा है, तो ये उसके लिए लड़ना इन्होंने शुरू किया। मगर इस चीज की अहमियत इनको अब भी नहीं लगती कि जरूरत क्या है अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने की। ये पॉइंट अभी भी इन लोगों के दिमाग में नहीं है कि आइडेंटिटी असर्ट करने की जरूरत हो या ना हो, लेकिन असर्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम नहीं कर सकते, जो नहीं कर रहा हम अगर उस पर आवाज नहीं उठा रहे तो आप उस पर आवाज नहीं उठा सकते कि जो अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रहा है। तो इनके मेमोइर्स पढ़ना जरूरी हमारे लिए इसलिए है ताकि हमें ये जो दूसरी स्ट्रैंड ऑफ थॉट है इसके बारे में भी पता चले कि ये लोग क्या सोचकर किस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग बहुत एक कहते हैं ना कि अपने मार्बल टावर्स में जी रहे हैं, जिनको जो पता ही नहीं इनको ग्राउंड लेवल पे लड़ाइयां चल किस तरीके की रही हैं।
एक आइडियोलॉजिकल बैटल ही लड़े जा रहे हैं और किताबें लिखकर सोच रहे हैं कि हम लड़ाई जीत जाएंगे, जो कि फॉल्स है। लेकिन जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं, हमें समझ कैसे आएगा कि इस नैरेटिव को काउंटर कैसे करना है। तो वो पढ़ना इसलिए जरूरी है बस। और मेरा ये कहना होगा कि अभी यही अवेलेबल है, और जब तक हम खुद अपने मेमोइर्स ना लिखें और अपनी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स ना लिखें, तब तक यही अवेलेबल है। तो नई चीज लिखने के लिए भी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको पढ़ना जरूरी है। तो फिर हम बताएंगे कैसे कि हम इनसे अलग कैसे हैं। गौहर सिराज ने कमेंट किया है और ये थोड़ा लंबा है तो मैं पढ़ रही हूँ। हिबा, आप सजेस्ट कर रही हैं ज्यादा असर्टिव इन योर फेस एटीट्यूड रिगार्डिंग आइडेंटिटी मार्किंग, मतलब पहचान से रिलेटेड, मुस्लिम पहचान से रिलेटेड आपका जो सजेशन है वो बहुत एकदम इन योर फेस है। और संघ परिवार ऑलरेडी ये बात बहुत क्लियर कर दिया है कि हिंदूज का एटीट्यूड क्या होगा, जो मुसलमान बहुत असर्टिव रहेंगे, जो ज्यादा अपने कॉम मुसलमान और ये सब करेंगे। आरएसएस ने ऑलरेडी हिंदुओं को ये सिखाया है, बाकायदा सिखाया है लास्ट 10 सालों में, कि जो असर्टिव मुस्लिम्स हैं उनको किस हिसाब से जवाब देना है। और अभी की सिचुएशन ऐसा है कि हिंदू जो है वो ज्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो जमहूरियत डेमोक्रेसी का हो या सेक्युलरिज्म के बारे में हो। तो दे आर नॉट रियली बॉदर्ड। तो हम लोग, आपने अभी पूरे सेशन में एक नैरेटिव बताया कि कैसे एक अदर का नैरेटिव बनाया गया। अब उस नैरेटिव को घुमाकर कैसे खड़ा होया जाए और उस नैरेटिव को बदला कैसे जाए, इस चीज का जवाब आपसे मांग रहे हैं। ये जो ओनर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म है, ये ऑब्वियसली संघ परिवार के लोगों पे और जो हिंदुत्व नैरेटिव से रिलेट करते हैं उनके ऊपर नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रही थी जो कि खुद को हमारा एलाइज बोलते हैं, कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं और हम लड़ रहे हैं तुम्हारे साथ, जो कि हमारे प्रोटेस्ट में भी आते थे, जो हमारे स्टेजेस पर बात भी करते थे। तो ये ओनर्स उनके ऊपर है कि वो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की बात करें, बल्कि होना ये चाहिए कि वो भी मुस्लिम आइडेंटिटी को असर्ट करने की बात करें। और मुस्लिम आइडेंटिटी असर्ट करना, मैं फिर वही रिपीट करूंगी कि ये एक सोल तरीका नहीं हो सकता लड़ाई को लड़ने का, पर ये एक तरीका जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसकी ही फ्रीडम के लिए तो हम लड़ रहे हैं। मतलब अगर हम मुस्लिम प्रेजेंस की फ्रीडम के लिए नहीं लड़े तो फिर और हमारी लड़ाई किस चीज के बारे में है? क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हिंदू किस तरह रिएक्ट करेगा अगर हम असर्ट करेंगे खुद की आइडेंटिटी, अगर हम असर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम एज इम्पोस्टर्स ही जीते रहेंगे अपने सर्कल्स में, क्योंकि फिर हम ये कोशिश करेंगे कोई भी ऐसी चीज मुंह से बाहर ना निकले कि हम मुसलमान नजर आए। जैसे कि मैंने इस चीज के बारे में काफी बात करी है कि हम बचपन से लेके बड़े होने तक इन्हीं के वर्ड्स और इन्हीं की वोकैबुलरी और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम दीदी और मासी और ये सब वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हम खाला और अप्पी और बाजी नहीं बोलेंगे क्योंकि इन लोगों को अजीब लगेगा या अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने खुद को जो है इनके लिए ढाल लिया है। तो आप अगर खुद को एथीस्ट भी मान रहे हैं तो आप अप्पी बाजी भी नहीं बोलेंगे फिर, कि भाई इनको ये ना लगे कि मैं जरा सा भी मुसलमान हूँ। तो एज इम्पोस्टर अगर आपको जीना है तो आप आइडेंटिटी असर्ट करना छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इवन एज एथीस्ट भी अगर आपको जीना है तो आपको लड़ाई इस चीज की लड़नी पड़ेगी कि हम फुल आइडेंटिटी के साथ भी उतनी ही डिग्निटी के साथ जिए कि कोई औरत पूरा नकाब और बुर्का पहन के भी अगर सड़क पे निकले हाथ में तस्बीह लेकर, वो भी उतनी ही सेफ हो जितनी कि एक दूसरी मुसलमान लड़की जो अपनी मर्जी के कपड़े पहने हुए वो निकल रही है। दोनों को इक्वल एक्सेप्टेंस सोसाइटी में मिलना, लड़ाई हमारी इस चीज के लिए है। मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अपने में कोई एंड शायद उसका नहीं है, बट आइडेंटिटी के साथ इकोनॉमिक चेंज लाना, सोशल चेंज लाना, आई थिंक ये इस चीज पे हम लोग गौर कर रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं। राइट, ये नहीं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अपने अंदर ही कुछ है इन इटसेल्फ। जी जी, अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इनफैक्ट काफी अटैक किया जा रहा है कि मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है सोसाइटी में और ज्यादा डिविजन्स लेकर आ रही है, और उसके बनस्बत दूसरे लड़ाई के तरीके जो हमारे ज्यादा काम आएंगे। पर मेरा मानना ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इनएविटेबल है। जब तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी ही नहीं, जब तक किसी आइडेंटिटी पे अटैक नहीं होगा, और जैसे ही किसी आइडेंटिटी पे अटैक होगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होना लाजमी है। जब औरतों पे अटैक बहुत ज्यादा थे तभी फेमिनिज्म जो है शुरू हुआ वेस्ट में, क्योंकि औरतों को राइट्स नहीं दिए जा रहे थे तो उन्होंने फेमिनिज्म स्टार्ट करी, वो औरतों की लड़ाई स्टार्ट करी उन्होंने। जब अमेरिका में ब्लैक पर अटैक्स हो रहे थे तो उन्होंने
ब्लैक मूवमेंट स्टार्ट करी। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का तो रीजन ये है कि आइडेंटिटी पे अटैक हो रहा है। दूसरा ये है, सानिया आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो एंड इन इटसेल्फ नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ये लगता है, जो ये पॉलिटिक्स करते हैं, कि अगर हमें हर जगह रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो हमारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी ये नहीं है। रिप्रेजेंटेशन मिलना इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड, मतलब एक जरिया है लड़ाई को एंड तक ले जाने का। जब तक हम लोग हर जगह प्रेजेंट नहीं होंगे, जब तक हम अकेडमिक सर्कल्स में ज्यादा नजर नहीं आएंगे, जैसे कि साहिबा ने भी उठाया कि अकेडमिक सर्कल्स में हमारी तादाद ज्यादा होना जरूरी है, और बैंकिंग सिस्टम में हर जगह मुसलमान बहुत कम है। हमारी अब तादाद अगर कहीं ज्यादा है तो वो सिर्फ जेलों में है, हमारी रिप्रेजेंटेशन बाकी सब जगह कम है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि जब ज्यादा मुसलमान जो है पावर पोजीशन में बैठे होंगे, तभी पूरी कम्युनिटी जो है एक तरह लिबरेट हो सकती है, एक साथ एकजुट होकर, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसलिए जरूरी है। और मैं ऐड करना चाहती हूँ चीज कि जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि वो सिर्फ एक पार्ट है और हमको बाकी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सो आई थिंक कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सिर्फ एक पार्ट नहीं, वो हर जगह होता है। पहली चीज है कि जब आप अपनी आइडेंटिटी असर्ट करते हो तो तभी दूसरों, लाइक इट्स लाइक यू आर कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, कि आप जो हो आप उसमें खुश हो, आप जैसे हो, और आप सामने वालों को दिखा सकते हो कि आपको अपने इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक एम्पावरमेंट है, वो हमको लगे या नहीं, वो एक एम्पावरमेंट है, और वो हमेशा हमारे साथ चलती है, हर फील्ड में हमारे साथ चलती है। सो इट्स नॉट कि ये पहला स्टेप है, उसके बाद हमारे को दूसरा मिला और तीसरा तो हम शन कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक, स्पेशली अभी के सर्कमस्टेंसेस में, तो मुझको लगता है कि वो हमेशा एक पार्ट रहना चाहिए। जब तक हम अपने जब तक जो हमारी रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो जो हमको अचीव करना है, वो हमको ना मिले। सो मैं जो इंडियन मुस्लिम्स की कंडीशन है उसके केस में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को किसी भी टाइम पे शन करना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट तब तक जब तक इक्वालिटी ना हो, जो मेरे को नहीं लगता कि आगे आने वाले कई डेकेड्स में पॉसिबल है। या तो आई डोंट थिंक कि हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं किसी भी और पार्ट से या किसी भी और मीन्स से जिसे हम अपने इक्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि जो लॉज को यूज करके, पावर को यूज करके हम लोगों के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही है, जेल में बंद कर रहे हैं, मार रहे हैं, और ये सारी चीजें, और कोई भी चीज नहीं हो रही है, ये सब होगा, ये सब डराने के तरीके हैं, और ये सब होगा, और ये सब वो करेंगे, वो अपनी फुल पावर से ये चीजें करेंगे हमको सप्रेस करने के लिए, हमारी मूवमेंट को खत्म करने के लिए, जो कि अभी सिर्फ बन रही है, जो जैसा कि मुझे लग रहा है। तो हमें डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम लोगों को एक के साथ हो तो सबको निकलना है, क्योंकि वो एक को जेल कर सकते हैं, वो सारी पॉपुलेशन को जेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको एक तो क्लास डिवाइड खत्म करके, और जो सब कुछ है उसको साइड में रख के, एटलीस्ट वो लोग जो कर सकते हैं, सबको बहुत सारे नंबर्स में आना है, प्रोटेस्ट करना है, हर तरीके से प्रोटेस्ट करना है, और अपनी जो है मूवमेंट को आगे चलाना है, चाहे वो जेल में डाले, चाहे वो मारे, और वो किसी के साथ भी क्यों ना। मेरे को पता है कि बहुत आसान है कहना, लेकिन हमें करना होगा, चाहे कितना भी मुश्किल है, हमें करना होगा। अगर हमें अपनी कम्युनिटी की एक्सटेंशन नहीं चाहिए, अगर हमें अपनी कम्युनिटी का वजूद और इक्वालिटी चाहिए इंडिया में, हमें करना होगा। राइट, यस। ये इस चीज में साहिबा कश्मीर से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, मतलब जिस हिसाब से मतलब इंडियन मुस्लिम्स कभी भी उस हिसाब से असर्टिव नहीं रहे हैं जैसे कश्मीर रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। थैंक यू। और अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं और हम लोग बहुत कैजुअली जो वर्ड यूज कर रहे हैं हिंदू, और बार बार कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया मुसलमानों पे ये बोझ रखना जमहूरियत का, सेक्युलरिज्म का, हमको प्रूफ करते रहना भाई कि हम सेक्युलर है सेक्युलर है। अब हिंदुओं की बारी है, ये हम लोग ने कई बार इस डिस्कशन में बोल दिया है कि हिंदुओं को प्रूफ करना है अभी है। तो सना फातिमा का ये सवाल है कि हिंदू जो है ये कोई एक शेप में एक ईटे का कोई चीज नहीं है, जैसे मुस्लिम्स नहीं है, बहुत तरह के हिंदू होते हैं, और सब एक जैसा नहीं सोचते हैं। तो हम लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच में फर्क करने का। आपका इस पे क्या राय है? क्या हमें कुछ अलग बोलना चाहिए, मतलब जो हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं वो कोई और है, जो हिंदू को फॉलो कर रहे हैं वो कोई और है? मेरे ख्याल से पहले मुझे भी ये लगता था कि हमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, और हम सब सारे हिंदुओं को एक नज़र से नहीं देख सकते। पर मेरा अब काफ़ी इंटरेक्शन इस चीज़ को लेकर हो गया है, और जो चीज़ मुझे समझ में आई है वो ये है कि
जो एवरेज हिंदू है, जो नॉर्मल हिंदू है, अगर आप उठा के उससे बात करें तो उसके माइंड में इस्लाम को लेकर जो आइडियाज हैं वो बहुत कोशिश करने पर ही उससे उभर पा रहे हैं। तो मतलब बाय डिफॉल्ट उनके दिमाग में आइडिया सेट हैं, वो चाहे हिंदुत्व से रिलेट करते हो या ना करते हो, वो सिर्फ नॉर्मल प्लेन हिंदूज हो, लेकिन उनके दिमाग में जो आइडियाज हैं वो इस्लाम को एक रिग्रेसिव नजर से ही देखते हैं कि भाई ये रिलीजन जो है ओप्रेस करता है अपने लोगों को, इसमें फ्रीडम नहीं है, और जो भी इस्लामोफोबिक नोशंस है अबाउट इस्लाम, एवरेज हिंदू इसी तरह से देखता है। जो हिंदू हमारे साथ हैं, बहुत सारे हैं जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ हैं, जिनका दिमाग बहुत ओपन है, जो कि बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग बहुत कोशिश करके इस आइडियोलॉजी से ऊपर उभरे हैं। बाय डिफॉल्ट वो लोग ओपन माइंडेड नहीं थे इस्लाम को लेकर, क्योंकि अभी भी कितने लोगों को हम देखते हैं, बल्कि हर इंसान, हर हिंदू जिससे मैं बात करती हूँ जो कि ये कहता है कि वो लड़ाई मेरे साथ है, वो ये बात जरूर रखता है कि मेरी फैमिली अभी भी लेकिन पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है, या फिर मेरी फैमिली जो है बीजेपी को सपोर्ट करती है, या फिर मेरी फैमिली तुझे तो पसंद करती है मेरी फैमिली, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स के बारे में उनके अच्छे ओपिनियंस नहीं है। तो अब ये भी हमने अपने ऊपर बर्डन ले रखा था कि हम हिंदुइज्म और हिंदुत्व में डिफरेंस करके चलेंगे, लेकिन हिंदुत्व को जो उसकी रूट्स हैं वो हिंदुइज्म के अंदर ही हैं। अब एक पीसफुल हिंदू रिलीजन की जो बात है, जो कि लोग चुपचाप अपना मजहब फॉलो कर रहे हैं बिना किसी को परेशान किए, ऑब्वियसली वो भी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। मैं ये नहीं कह रही कि हर हिंदू जो है मुसलमान के खून का प्यासा बैठा है, लेकिन ये डिफरेंशिएट करना आई बिलीव इज नॉट माई बर्डन, आई शुडंट बी डूइंग दिस। मेरे हिसाब से मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि हर हिंदू बाय डिफॉल्ट इस्लाम को रिग्रेसिव मान के चल रहा है। हर हिंदू बाय डिफॉल्ट ये सोच रहा है कि इस्लाम को खुद को रिफॉर्म करने की और बदलने की जरूरत है, जबकि ये उसका प्रेरोगेटिव नहीं है। इस्लाम को रिफॉर्म करना या नहीं करना ये हमारी खुद की लड़ाई है, हम डिसाइड करेंगे हमें करना है या नहीं करना, वो नहीं बता सकता हमें, मेरे हिसाब से। बाकी आपके पर्सनल ओपिनियन जो भी हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बट मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि सच में हम हमारे शोल्डर्स पे बर्डन नहीं होना चाहिए कि हम डिफरेंशिएट कर सके। बाय डिफॉल्ट ये सही है, इट्स नॉट जस्ट हिंदूज बट सभी, स्पेशली कहीं पर भी अगर आप आजकल के आजकल के कॉन्टेक्स्ट मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बात यही है कि इस्लामोफोबिया है, और बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिया है जो इस्लाम को रिग्रेसिव बाय डिफॉल्ट समझते हैं। ठीक है इस्लाम में इश्यूज है तो वो हर रिलीजन में हो सकता है या हर सोसाइटी में, एटलीस्ट जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, इफ नॉट इन रिलीजन। बात ये कि हमारे पे ओनस नहीं होना चाहिए कि हम डिफरेंशिएट कर सके। और बात ये है जो लोग हिंदुता के अगेंस्ट है वो इस चीज के अगेंस्ट है कि हिंदुइज्म स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये नहीं है कि वो समझते हैं कि वो इस्लामोफोबिक नहीं है। उनका अपना एक एजेंडा है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, XYZ होना चाहिए, और बीजेपी नहीं आना चाहिए, हिंदुत्व नहीं होना चाहिए, RSS का ये नहीं होना चाहिए। जो बाय डिफॉल्ट डजंट मीन कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम्स की मूवमेंट, डिफरेंट मूवमेंट्स को विद इन इंडिया सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे एसरटेन करना कि कौन हिंदुता को सपोर्ट करता है और कौन हिंदुइज्म को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर बहुत बोर हो चुके हैं अब। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत इसका कोई इजी आंसर नहीं है। आई थिंक ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर हिंदूज, मेजोरिटी जो हिंदूज हैं वो इस्लामोफोबिक हैं, लेकिन हो सकता है कि व्हाट वी डोंट नो इज कि क्या मेजोरिटी जो है वो एक हिंदू रूल्ड स्टेट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर वो चाहते होते तो आई डोंट नो, फिर ये पूरे झगड़े का और ये पूरे CNRC प्रोटेस्ट में जितने लोग शामिल हुए हैं, आई मीन सना इसी वेन में एक बात बोल रही है कि अगर हम यही मान लें, मतलब इट्स ऑलरेडी अ लॉस्ट कॉज और सारे हिंदूज ऐसे ही हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे मुसलमान पाकिस्तान के बहुत अप्रेसिव हैं क्योंकि वो माइनॉरिटीज को वहां पे बहुत अप्रेस करते हैं। तो फिर हम लोग उनमें भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं और हम लोग कलेक्टिवली बोल रहे हैं कि अरे सारे पाकिस्तानी मुसलमान बड़ा जुल्म करते हैं माइनॉरिटीज पे। तो क्या ये सही होगा? मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि सुन्नी मुसलमानों की कम्युनिटी है, वो ऑपरेसिव है। और ये कहने में हमें झिझकना नहीं चाहिए कि वो ऑपरेसिव है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि उस ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, सुन्नी मुस्लिम ही हैं जो जो उस ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है। वो क्योंकि कम है इसीलिए ऑपरेशन हो पा रहा है। तो मैं इस चीज को कहने में झिझकती नहीं हूँ कि जो मुसलमान
सुन्नी मुसलमान पाकिस्तान में है वो एक ओप्रेसिव क्लास है, और हम जो हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमान हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को जिस तरह यहाँ पे असर्ट करने के ज्ञान देंगे कि इस तरह असर्ट करना चाहिए और ज्यादा असर्टिव होना चाहिए, इन योर फेस होना चाहिए, ये सेम बात है मैं पाकिस्तान में अगर मुसलमान होती तो मैं नहीं कहती। आप समझ रहे हो वो डिफरेंस, कि पाकिस्तान में क्योंकि मैं एक पावर पोजीशन में होती, तो फिर अगर मैं इसी तरह खुद की आइडेंटिटी असर्ट कर रही हूँ, जब जो मेरे पास फ्रीडम दी जा रही है, तो मैं फिर ये कर रही हूँ कि मैं दूसरी माइनॉरिटीज के लिए स्पेस को क्लोज कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये डिफरेंशिएट करने का मतलब पर्पस क्या होगा कि हम डिफरेंशिएट करें कि सारे वहाँ पे सारे सुन्नी मुसलमान जो है ऑपरेस नहीं कर रहे। ये मेरे हिसाब से जो जनरली कोई भी ये मान के नहीं चल रहा कि सारे ही सुन्नी मुसलमान या फिर सारे ही हिंदू यहाँ पे जो है बिगट्स हैं, बट एक लार्ज मेजोरिटी जो है रिग्रेसिव है और प्रेजुडिस्ड है, बायस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं। सॉरी, मैं दो चीज ऐड करना चाहती हूँ कि पहली बात, जो पाकिस्तान में हो रहा है, ऑब्वियसली वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, शियाज के अगेंस्ट ऑपरेशन हो रहा है, हजारास के अगेंस्ट हो रहा है, हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है, सिख्स के अगेंस्ट हो रहा है। ये चीज गलत नहीं है, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। जो पहला कि हमें कंडम करना चाहिए, दूसरा वहां पे मुस्लिम्स क्या करें उसका ओनस इंडियन मुस्लिम्स या कश्मीरी मुस्लिम्स पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो वहां कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पावर में नहीं है, वहां पॉलिसीज हम नहीं बनाते हैं। तो ये कभी भी एक आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट या कश्मीरी मुस्लिम्स के अगेंस्ट एट्रोसिटीज को जस्टिफाई करने का कि वहां भी हिंदूज के साथ हो रहा है, वहां भी माइनॉरिटी के साथ हो रहा है। पहली बात। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सरना फातिमा ने लिखी है कि फिर तो पावर इज माइट, एवरी मेजॉरिटी ऑप्रेसेस द माइनॉरिटी। लेकिन मुझको ऐसा लगता है ऐसा सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसा सही है किसी लेवल तक, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है, कंट्रीज ऐसी है जहां पर माइनॉरिटी होने के बावजूद भी इक्वल राइट्स होते हैं। और ये मान के मैं चलती हूँ कि पूरे इक्वल राइट्स होते, पूरी इक्वालिटी नहीं होती, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे वर्ल्ड में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां पर फिर भी राइट्स होते। लेकिन जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, इट्स क्लोजर टू जेनोसाइड, इट्स ऑलमोस्ट जेनोसाइड जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ हो रहा है। और हमको वो देख के चलना पड़ेगा कि हम किस हद तक एट्रोसिटी, किसी हद तक नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट किस हद तक वी वर रेडी टू बर्दाश्त करने के लिए, कि कितनी एट्रोसिटीज जो है हम बर्दाश्त कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते हैं। अभी जो हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और उसको करने के लिए हमें फाइट करना पड़ेगा। और हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मेजोरिटी है इसमें माइनॉरिटी के साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ ऐसा हर जगह नहीं होता है। मे बी इंडिया, पाकिस्तान या साउथ एशिया या थर्ड वर्ल्ड नेशन में ऐसा काफी होता हो, because of lack of political awareness and many other issues। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर किसी हद तक इक्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सेशन एंड करने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी हैं, तो अगर जिन्होंने अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा है, उनके दिल में कोई सवाल है या जहन में कोई सवाल है, तो वो प्लीज बोले। और आई थिंक सना ने कुछ कमेंट लिखा है। कोई ऐसी जगह है जहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी इक्वल राइट शेयर करता है? आई थिंक दिस इज वेरी यूटोपियन। ये बड़ा ही यूटोपियन अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जन्नत नहीं है, ये तो दुनिया है, और दुनिया में कोई जालिम भी है और कोई जुल्म सहने वाला भी है और कोई उसके इर्द गिर्द खड़े होने वाला भी है। तो हमें चूज करना है कि व्हाट वे वी वांट टू बी, ना हमें जुल्म सहने वाला बनना है ना जुल्म करने वाला बनना है, इंशाल्लाह। और मेरे आई डोंट नो ये सवाल अभी आंसर हो पाएगा कि नहीं, एंड आई थिंक ये हम लास्ट क्योंकि अभी तक किसी ने कहा नहीं है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप हम उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। तो अक्सर हम लोग अलायंस की बात करते हैं, अलायंस दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ, सारे मार्जिनलाइज ग्रुप के साथ। ये अलायंस की बात हमेशा रहती है कि मुसलमानों को लड़ना है तो हम लोग आइडेंटिटी के साथ अपनी, और दूसरे लोग जो अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं, जिनसे हम लोग ने कहीं ना कहीं सीखा भी है, दलितों के साथ, उनके साथ करना है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट फैक्ट ये है कि ज्यादातर जो दलित हिंदूज हैं वो ज्यादातर
सपोर्ट कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को, और उनमें से बहुत टाइनी सेक्शन जो अम्बेडकराइट दलित्स हैं वो लोग बहुत कैटेगोरिकली रेजिस्ट कर रहे हैं और उनकी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। लेकिन जब वो गाली देते हैं बाकी हिंदुओं को तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेबल होता है, मतलब उनके पॉलिटिक्स उनको अलाउ करती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग उस हिसाब से करेंगे तो हम लोग ज्यादा लोगों को एंटेगनाइज कर रहे हैं और उसका रिपरकशन भी हम पे ज्यादा पड़ रहा है उस तरह से अगर हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसे अम्बेडकराइट दलित कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमें उनसे पॉलिटिक्स समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, बट एक्चुअली हम लोग सिर्फ अम्बेडकराइट दलित की बात कर रहे हैं, पर इंडिया में ज्यादातर जो दलित हैं वो तो दे आर विद पावर, दे आर विद मोदी जी। तो इसका मतलब फिर इसको हम किस हिसाब से रिजॉल्व करें? इनफैक्ट दलित्स की जो कम्युनिटी है, इवन दो हमारी पूरी सॉलिडारिटी उनके साथ होनी चाहिए जब वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब भी एंटी मुस्लिम वायलेंस कहीं पर होती है तो जो फुट सोल्जर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो दलित कम्युनिटी को इस्तेमाल, लोअर कास्ट को इस्तेमाल किया जाता है टू फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम्स। जो हाथ गंदा करने वाला काम है वो इन लोगों से ही करवाया जाता है, और इन लोगों को उस टाइम पर ये गलत नहीं लगता कि वो मुसलमान के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उससे इनको अपने हिंदू फोल्ड में एक्सेप्टेंस मिलती है। तो हमारे लिए देखना ये जरूरी है कि हमारी और लड़ाई, उनकी लड़ाई, हम एक दूसरे का साथ जरूर दे सकते हैं पर हमारी लड़ाई एक नहीं है। और मैं फिर दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि हम सब जो है मैल्कॉम एक्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि मैल्कॉम एक्स एक असर्टिव आइडेंटिटी की बात करते थे और वो लड़ते थे, ब्लैक अमेरिकन मुस्लिम राइट एक्टिविस्ट थे वो, और वो ये कहते थे कि ये जो एलाइज हैं वो हम फायदे से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो हमारा स्टेज हाईजैक करेंगे, अपनी बात हमारे स्टेज पर रखेंगे, हमें अपने टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, जबकि एलाइज को चाहिए कि वो अपनी स्पेसेस में हमारी लड़ाई को आगे लेकर जाएं। अगर वो हमारे एलाइज हैं, अगर वो क्लेम करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने स्पेसेस में इस कॉन्वर्सेशन को ओपन करें, वो अपने ड्राइंग रूम्स में, अपनी सोसाइटीज में प्रोटेस्ट करवाएं, बजाय इसके कि हमने जहाँ प्रोटेस्ट करवाया वो आ गए, चार बातें माइक पर उन्होंने बोल दी और उनका काम खत्म हो गया। अगर वो सच में एलाइज हैं तो जैसे कि वहां पे मैल्कम एक्स ये बोलते थे कि जो वाइट मैन है उसको चाहिए कि वो दूसरे वाइट से ही बात करे कि उन लोगों को अपने तौर तरीके किस तरह बदलने हैं, ना कि हमें बताएं कि हम अपनी लड़ाई को कैसे लड़ें। तो मुसलमान मेरे ख्याल से इस चीज से सीख सकता है कि हमें अपने एलाइज को किस तरह से ट्रीट करना है। उनकी एक्सेप्टेंस के लिए हमें अपने तरीकों को बदलने की जरूरत नहीं है, हम उनसे डिमांड कर सकते हैं और हमें डिमांड करना चाहिए। बस फर्क ये है कि व्हाइट मैन जो है वो सबसे मोस्ट प्रिविलेज पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, while दलितों के साथ बात करी थी दलितों ही, मैं बोल रही हूँ कि दलितों के साथ लड़ाई में, लेकिन हमारी लड़ाई एक नहीं है, वो हम एक दूसरे के एलाइज हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो लोग फुट सोल्जर के तौर पर ही काम कर रहे हैं। ये वायलेंस जो ऑर्केस्ट्रेट होती है वो लोग नहीं कर रहे हैं, ये प्लान उनका नहीं है, दे एक्ट एज सोल्जर्स। निलोफर, क्या आप कुछ बोलना चाह रही थी? आपके माइक से बहुत ज्यादा आवाज अजीब सी आ रही थी, तो आप लिख भी सकती हैं या आप एक और बार ट्राई कर लें। बट आई थिंक हम लोग सेशन, ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा है। थैंक यू सो मच हिबा फॉर ज्वाइनिंग इन, और इस हिसाब से बहुत सुलझे हुए तरीके से ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए हम लोग ने बहुत कुछ जाना है। एंड हमको लगता है ये एक्सचेंज जो है ये बहुत प्रोडक्टिव है और ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते रहने चाहिए। इसीलिए हमारा जो एक नेक्स्ट सेशन है, तो हम लोग हर एक हफ्ते हम लोग दीनी एतबार से चीजें समझते हैं और दूसरे हफ्ते सोशल साइंस टॉक रखते हैं। हाँ, हम हमेशा जब हम ये बात कहते हैं तब हम ये रिपीट करते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि ये स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि रिलीजियस हल्का अलग है और सोशल साइंस का हल्का अलग है, बट हमारे पास टाइम की कमी है और हम लोग एम्फेसिस के लिए कि एक टॉपिक पे अच्छे से बात हो पाए इसलिए इसको डिवाइड कर दिए हैं। तो आगे आने वाला हफ्ता रिलीजियस हल्का है जिसमें हम लोग नमाज के ऊपर बात करने वाले हैं, और उसके बाद वाला जो सोशल साइंस हल्का है उसका जो टॉपिक है वो एवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक लॉ पे रखा गया है, और स्पेशली
इंडियन मुस्लिम्स पे उसका किस हिसाब से असर पड़ रहा है, क्योंकि औरतों को हमेशा बहुत तरह के फतवे दिए जा रहे हैं और फतवे बोले जा रहे हैं, और वो अक्सर सिर्फ हनफी मसलक से आते हैं, बट हम लोग हैं जो अक्सर समझते नहीं है कि हनफी मसलक क्या है और मालिकी क्या है और शाफी क्या है, और ये किस हिसाब से इवॉल्व हुए हैं, ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई है, ये किस रीजन में किस एरा में क्यों ये एक पर्टिकुलर तरीके से एक सोच आई है और वो इस हिसाब से बन गई है, और सब कॉन्टिनेंट में हनफी हैं और उनका मुसलमानों पे क्या इम्प्लीकेशन है। तो काफी पॉलिटिकल है इन दैट सेंस। तो इस पर हमारा नेक्स्ट सोशल साइंस टॉक रहेगा, और आइए सेशन को एंड करते हैं। तो साहबा जब भी कोई चीज पे बात करके उठते थे तो वो सूरह असर 3 बार पढ़ते थे, एंड दिस इज ऑल्सो आवर वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि हम उन्हें वी आर ट्राइंग टू एमुलेट देम। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप